According to Professor Todaro, if the process of economic growth is to begin and to be self-sustained, it must begin with rural areas in general and agriculture in particular. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। और एग्रीकल्चर इन इंडिया में हम जो एस्पेक्ट्स कवर करेंगे वो होंगे हमारे पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो शुरुआत हम करेंगे कॉलोनियल एरा से। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करते थे तो एग्रीकल्चर ही हमारा मेजर ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो तब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बंगाल में एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नाम का एक एक्ट पास किया था, जिसमें प्रोप्राइटरी एंड हेरिडिटरी राइट्स जो थे वो ज़मींदारों को दे दिए गए थे। और ज़मींदारों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सारे जो रेवेन्यू है पीजेंट से लेकर वो उनसे सारा कलेक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट को दिया करते थे। तो इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल हो गया था, वो था करप्शन। जो ज़मींदार थे वो स्टेट की तरफ करप्टेड होते जा रहे थे, वो पूरा जो रेवेन्यू था वो स्टेट को नहीं दे रहे थे। तो उससे आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने दो सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे, माहलवारी सिस्टम एंड रियायतवारी सिस्टम। अब हम इनके डिटेल में बात करेंगे। तो माहलवारी सिस्टम जो था वो नॉर्दर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो यूपी के एरियाज में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो सेंट्रल एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें जो था उसमें एक विलेज को या एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि वो सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार को देंगे। वैसे अगर हम बात करें रियायतवारी सिस्टम की, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था सदर्न और वेस्टर्न एरियाज में। तो उसमें जो था, जो ज़मींदारी थी वो ख़त्म कर दी गई थी और उसमें जो पीजेंट्स थे उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो जो पीजेंट्स थे फिर वो डायरेक्टली जो अपना लैंड का रेंट है वो गवर्नमेंट को पे करते थे। हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो मोस्टली सेल्फ सस्टेनिंग था। जो हमारे पीजेंट्स उगाते थे वो बेचने के लिए नहीं उगाते थे, वो जितना उगाते थे वो उतना खा लेते थे और यही उनका एग्रीकल्चर का पर्पस था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वो यहाँ पर कमर्शलाइजेशन करने लगे हमारे एग्रीकल्चर की। तो उनके आने से पहले जो राइस था वही हमारे इंडिया का मेजर फूड ग्रेन था। लेकिन उनके आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उन चीज़ों को उगाने पे स्ट्रेस देना शुरू किया जो उनकी फैक्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज़ होना था, जैसे इंडिगो, जैसे कॉटन। तो उस टाइम पीरियड में जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। जो नेट सोन एरिया अंडर कॉटन था वो काफ़ी बढ़ गया था। जैसे इंडिगो जो थी वो उनकी फैक्ट्रीज में एज डाइंग मटेरियल यूज़ होती थी। तो यहाँ पर वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो वही चीज़ें उगाएं जो चीज़ें वो अपनी फैक्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हों। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, ब्रिटिश एरा में जो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स थी वो लिंक्ड थी ज़मींदारी सिस्टम से। तो ज़मींदार जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। अगर कोई फार्मर रेवेन्यू पे करने में अनसक्सेसफुल होता था तो वो उसी ज़मीन के ओनरशिप राइट्स उससे ले लिया करते थे। तो इससे जो था वो लैंडलेस लेबर्स का जो अमाउंट था, जो उनकी क्वांटिटी थी, जो उनका नंबर था, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब के टाइम की हमारे लिए बन गई थी। और जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे थे, जो ज़मींदार भी थे वो भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। सिर्फ एक इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो 1905 में बिहार में खोला गया था। इसके अलावा कोई भी ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स हमारे एग्रीकल्चर के लिए नहीं लेकर आए थे। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। Comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures. है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स,
So join Panesia Tutor for your successful and bright future. अगर हम तब के इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन सेक्टर में कुछ हमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो इरिगेशन सेक्टर में डिफरेंट उन्होंने मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए थे। जैसे वो कई एरियाज़ में रिवर्स को एस्टेब्लिश कर रहे थे, कई एरियाज़ में वो डैम्स बना रहे थे। तो यहाँ हम दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं, सर आर्थर कॉटन और श्री एम विश्वेश्वरैया जी। तो जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं वो हमारे इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट इंजीनियर हैं। उनके नाम पर ही हम इंजीनियर्स डे जो है वो हमारे देश में हम मनाते हैं। तो इन दोनों ने कावेरी, गोदावरी, कृष्णा के ऊपर काफ़ी सारे डैम्स बनाने में जो प्रोग्रेस हुई थी। तो ब्रिटिश एरा में जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हम लोगों को देखने में मिलती है वो सारी प्रोग्रेस इरिगेशन सेक्टर में ही है। अगर हम एक्चुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ की कॉलोनियल एरिया में बात करें तो वो जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। अगर कोई ग्रोथ एक्चुअल में हुई भी है तो वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो नेट सोन एरिया था वो बढ़ गया था। अगर हम प्रोडक्टिविटी पर फील्ड की बात करें तो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। जितना भी इम्प्रूवमेंट था वो प्रोडक्शन में था और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर हो रहा था। और अगर हम बात करें फार्मर्स की तो फार्मर्स ने जो था वो फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि जितना भी वो कमा पा रहे थे वो कमर्शियल क्रॉप से ही कमा पा रहे थे। तो इससे एक और बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में हो गई। हमारे देश में फेमाइन्स होने लगे, हमारे देश में फूड शॉर्टेज हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो ब्रिटिशर्स के टाइम में एग्रीकल्चर का इशू हो जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तब से लेकर हम 1991 में जो रिफॉर्म आए थे उस सारे टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी वो हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम इसको 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। हम पहले बात करेंगे हमारे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन तक की, फिर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर रिफॉर्म्स के पीरियड तक की एग्रीकल्चर की जो पैटर्न रही है, एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स रही हैं और एग्रीकल्चर में जो पॉलिसी रिफॉर्म्स आए हैं। तो शुरुआत हम करेंगे प्री ग्रीन रेवोल्यूशन फेज से, और प्री ग्रीन रेवोल्यूशन फेज जो है वो 1951 टू 68 का टाइम पीरियड कवर करता है। तो 1951 के बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया की सरकार ने एग्रीकल्चर की कंडीशन को देखा तो उन्हें ज़रूरत फील हुई लैंड रिफॉर्म्स की। तो लैंड रिफॉर्म्स असल में क्या हैं कि इंस्टीट्यूशनल कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड रिफॉर्म्स हो जाते हैं। तो उसकी नीड इसलिए फील हुई क्योंकि जो ज़मींदार थे वो बहुत सारी जो लैंड थे वो टेनेंट से एक्वायर कर चुके थे। जब टेनेंट्स उनको रेंट देने में अनसक्सेसफुल होते थे तो वो उनसे वो सारी लैंड ले लेते थे। तो इसलिए जो ज़मींदारों के पास लैंड की एक्वायरमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लैंड का हमारे इंडिया में हो गया था। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें लैंड रिफॉर्म्स की जो थी वो ज़रूरत पड़ी। तो जो पहला लैंड रिफॉर्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज जो ज़मींदार थे जो सरकार और फार्मर्स के बीच में एक एजेंट की तरह काम करते थे, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। तो उन्हें अबॉलिश करने से जो 20 मिलियन फार्मर्स थे उनको उनकी लैंड वापस दी गई और उन्हें उनके ओनरशिप राइट्स जो हैं वो वापस कर दिए गए। तो ये सबसे पहला हमारा जो रिफॉर्म था। उसके बाद जो हमारा रिफॉर्म आता है वो आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो इसमें क्या था कि सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी थी, एक सीलिंग सेट कर दी थी कि इससे ज़्यादा कोई भी लैंड होल्डिंग कोई एक पर्टिकुलर इंसान होल्ड नहीं कर सकता। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे हर इंसान को बोल दिया गया कि वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा एक इंसान अपनी लैंड होल्ड नहीं कर सकता। तो जिन भी लोगों के पास एक्स्ट्रा लैंड थी वो उनसे ले ली गई, वो सरप्लस लैंड जो है वो लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। लेकिन लोगों ने इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स ढूंढने की कोशिश की। तो लोगों ने क्या किया कि वो अपनी जो लैंड थी वो सीलिंग के अकॉर्डिंग अपने कई रिश्तेदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो उनकी जो लैंड है उनके एक्चुअल ओनरशिप राइट्स उनके पास ही रहे। तो ये बहुत बड़े जो लूप होल्स हैं वो लोगों ने हर एक लैंड रिफॉर्म में ढूंढने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। जो लैंड ओनर से ले ली जा रही थी तो उनके बदले में उनको कंपनसेशन देने की बात हुई थी, लेकिन वो जो रेट फिक्स किया गया था उस कंपनसेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं थे।
तो वो हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर गए अपने केस को और फिर उनको एक हायर कंपनसेशन जो था वो फिक्स किया गया। लेकिन उनसे जो टेनेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो उनके टेनेंसी थी, जो उनके रेंट्स थे वो फिक्स्ड कर दिए गए, तो एक्सप्लॉयटेशन के जो चांसेस थे वो बहुत कम हो गए थे। एक और जो बड़ा लैंड रिफॉर्म आया था वो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स में क्या हुआ कि कई फार्मर्स की जो लैंड्स थी वो डिफरेंट एरियाज़ में थी, उनका जो एरिया था वो बहुत स्मॉल था और वो फ्रेगमेंटेड थी। कई जैसे फार्मर्स की जो लैंड थी उसका एक पोर्शन जो था वो विलेज के किसी एक पार्ट में था और उसका दूसरा पोर्शन जो था वो किसी और पार्ट में था। तो सरकार की तरफ से ये एफर्ट किया गया कि उनकी जो लैंड है उसको कंसोलिडेट किया जाए, उसको एक साथ बना दिया जाए। लेकिन इसमें फार्मर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उन्होंने अपने जो लैंड ओनरशिप राइट्स हैं वो देने से मना कर दिया था। तो ये जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था रिफॉर्म, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसको इम्प्लीमेंट करने की। टेनेंसी रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत मेजर जो थे लैंड रिफॉर्म्स का एक पार्ट हो जाते हैं। तो उनमें जो एक्सप्लॉयटेशन थी वो तो ख़त्म ही की गई थी, लेकिन जो टेनेंट्स को था उनकी लैंड ओनरशिप राइट्स जो थे वो वापस दे दिए गए थे। उनको ये राइट दिया गया था कि वो भी अब लैंड अपनी ओन कर सकते हैं, जो पहले उनको अलाउड नहीं था। तो जो फोर्स्ड लेबर भी थी उस पर भी चेक रखा गया कि कोई भी जो ज़मींदार है, कोई भी जो लैंड ओनर है वो किसी से धक्के से अपनी लैंड पर काम नहीं करवा सकता। तो इससे बहुत ज़्यादा जो सोशली जो फार्मर्स की कंडीशन है, जो उनकी इकोनॉमिकली भी कंडीशन है, उसे इम्प्रूव करने में बहुत कंट्रीब्यूशन मिला था। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस वक्त एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसे कहते हैं भूदान मूवमेंट। तो ये शुरू किया था विनोबा भावे ने। उन्होंने 1951 में जब वो आंध्र प्रदेश में लैंडलेस फार्मर्स की उन्होंने बुरी कंडीशन को देखा तो वो उस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने ये मूवमेंट को शुरू करने का इनिशिएटिव लिया। तो उन्होंने जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनको परसुएड करने की कोशिश की कि वो अपनी जो सरप्लस लैंड है वो एज अ गिफ्ट लैंडलेस फार्मर्स को दे दें। तो ये इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए 13 साल तक वो अलग अलग विलेज में बाय फुट ट्रेवल करते गए और उन्होंने 4 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो कलेक्ट कर ली थी। लेकिन उसमें से सिर्फ 1.2 मिलियन एकड़ ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाई थी, क्योंकि बाकी जो लैंड थी वो अनफिट थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो लैंडलेस फार्मर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो अपनी तरफ से दिया था। इन सब रिफॉर्म्स के बावजूद जो इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशन थी वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। हम इतने सेल्फ सस्टेन्ड भी नहीं थे कि हम अपने देश के लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकें। हमें जो फूड ग्रेन्स थे, जो बेसिक फूड ग्रेन्स भी थे, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे यूएस से। तो हमारी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और 2 जो साल थे 1960s के, उनमें हमें बहुत बड़े ड्रॉट्स का भी सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो और भी इंटेंस हो गई थी हमारे देश में। तो 1959 में फोर्ड फाउंडेशन की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम थी वो इंडिया आई थी और उन्होंने उसी साल एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि अगर हम अपने इंडियन एग्रीकल्चर में उन रिकमेंडेशंस को लेकर आते हैं, अगर हम इंडिया में एक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को लेकर आते हैं तो हम अपने देश की एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर हम बात करें उन रिकमेंडेशंस के बारे में, तो इन रिकमेंडेशंस में उन्होंने हमें बताया था कि अगर हम बेटर इनपुट्स ले आएंगे, अगर हम प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले आएंगे, अगर हम रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, अगर हम इन काफ़ी सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए थे, अगर हम उन सब पर फोकस करते हैं तो हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे अपने एग्रीकल्चर की तरफ। तो इंडिया में ये 2 प्रोग्राम्स के अंडर जो थी ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। द फर्स्ट वन वाज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन वाज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था? उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया ऐसे 17 डिस्ट्रिक्ट्स चूज़ किए गए थे जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑपरेटिव हों, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, जहाँ पर जो क्लाइमेट के असर हैं वो कम से कम होते हों। जैसे हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया था। तो ऑल ओवर इंडिया से 17 डिस्ट्रिक्ट्स चूज़ किए गए थे जहाँ पर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ पर वो सारे टूल्स यूज़ करे गए थे जो रिकमेंड किए गए थे फोर्ड टीम की वजह से। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखते हुए
एरिया जो प्रोग्राम था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो था, उसे इम्प्लीमेंट करा गया और 117 डिस्ट्रिक्ट चूज करे गए ऑल ओवर इंडिया, जहां पर वो सेम मॉडल्स जो 17 डिस्ट्रिक्ट में यूज हुआ था, वो सेम मॉडल्स उन्होंने ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करा। तो ये कुछ 1964 और 65 की बात हो जाती है। तो जो स्टेप्स लिए गए थे आउटपुट को बूस्ट करने के लिए, उनमें काफ़ी मेजर स्टेप्स थे। वो जो थे सीड्स के रिलेटेड थे, उनको बेटर क्वालिटी जो सीड्स थे वो प्रोवाइड कराए गए थे। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो थे वो प्रोवाइड करवाए थे। जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्रॉप की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि इंडिया का जो 10% क्रॉप था वो ख़राब हो रहा था इंसेक्ट्स की वजह से। तो पेस्टिसाइड्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो थी हमारे देश को थी। फिर नए नए इम्प्लीमेंट्स लाए गए, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई, ट्रैक्टर्स, पंप्स, हार्वेस्टर्स, ये सब चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की जो कोशिश है वो की गई इस पॉलिसी के अंडर। शॉर्ट एंड मीडियम लोन्स भी जो थे फार्मर्स को दिए गए, क्योंकि फार्मर्स की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को एकदम से बाय कर यूज़ कर पाएँ। तो उनको लोन्स प्रोवाइड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़रूर थी तब उस वक्त, लेकिन फिर भी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो अपने लिए ट्रैक्टर्स और अपने लिए ये सब इम्प्लीमेंट्स खरीद पाएँ। आगे हम बात करेंगे अर्ली ग्रीन रेवोल्यूशन फेज के बारे में, जो है 1968 टू 1981 का फेज, जब एक्चुअली में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हमारे इंडिया में फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो इसमें दो बड़े जो नाम ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़कर हमारे सामने आते हैं। तो जो फर्स्ट नाम है वो है नॉर्मन बोरलॉग। वो यूएस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पर रिसर्च करी थी, जिन्होंने इंडिया पे रिसर्च करी थी, और फिर उन्होंने एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया था जिसे इम्प्लीमेंट कर ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में सक्सेस अचीव करी थी। और उनकी हेल्प जो है इंडिया में वो की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, और इन दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों पर्सनालिटीज़ ने ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो जो मेन एलिमेंट्स थे इस स्ट्रैटेजी के, जो स्ट्रैटेजी हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत इंडिया में लाई गई थी, तो इसमें तीन तो जो मेजर चीज़ें थी, उनमें से सबसे बड़ी चीज़ थी HYV सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे वो ऑल ओवर इंडिया टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स थे उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उनका प्रॉपर जो यूज़ था वो फार्मर्स को बताया गया, ताकि वो प्रोडक्टिविटी जो सॉइल की है वो इम्प्रूव कर पाएँ, और उसके जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है हमारे देश में, वो इंक्रीज हो पाए। और जो थर्ड जो फैक्टर था वो था टेक्नोलॉजी से लिंक्ड। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, जो पंप सेट्स थे, जो ट्रैक्टर्स थे, वो हमारे देश में लाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स में प्रोडक्शन हो पाए, और जो पुराने ऑब्सोलीट जो टेक्नोलॉजीज हमारे देश में फार्मर्स यूज़ कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो एक और बड़ी चीज़ जो यहाँ पर एफर्ट किया गया था, वो एफर्ट किया गया था कैपिटल फॉर्मेशन में। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था, सरकार जो थी वो सब्सिडीज़ के थ्रू फार्मर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो बेटर इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करें, ताकि वो बेटर सीड्स को जो है वो अफोर्ड कर पाएँ और उनको मैक्सिमम यूज़ करें अपने खेतों में। जैसे कि आप ये चार्ट में देख पा रहे हैं, जो राइस और वीट था वही दो मेजर क्रॉप्स थे जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर टारगेट करे थे। वो हमारे मेजर फूड क्रॉप्स थे जो इंडिया में हम टारगेट कर रहे थे। जो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बेटर इम्प्लीमेंट्स के साथ, बेटर सीड्स के साथ वो कॉन्टीन्यूसली जो थी वो इम्प्रूव हो रही थी। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी अब वो फार्मर्स को मिल रही थी। अगर आप सेकंड चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर जो अगर आप इंपोर्ट्स का पार्ट देखेंगे तो इंपोर्ट्स जो थे वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रहे थे, और इवेंचुअली इंडिया इतना प्रोड्यूस कर पा रहा था कि वो खुद की जो प्रोडक्शन थी वो खुद तो सेल्फ सस्टेन हो ही गया था, वो खुद तो सेल्फ रिलायंट हो चुका था, और जो सरप्लस था वो इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। वो हम हमारे लेटर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो 1980s में अगर आप इस ग्राफ में ध्यान देंगे, जो ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है, जो 1980s से में जो इंडिया था वो अपने बफर स्टॉक्स भी क्रिएट कर रहा था, विच इज़ अ वेरी मेजर इम्प्रूवमेंट। तो बफर स्टॉक्स जब इंडिया बनाना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद सफिशिएंट बफर स्टॉक्स होने के बाद इंडिया ने जो एक्सपोर्ट का था फूड ग्रेन्स का, वो प्रोसेस अपना शुरू कर दिया, और हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो रिकवर होने लगे थे। तो अगर आप फर्स्ट चार्ट में देखेंगे, राइस वीट के साथ साथ मेज और कोर्स ग्रेन्स का भी डिपिक्शन है।
तो वो भी जो दोनों चीज़ों थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट हुई थी। तो जो HYV सीड्स थे वो इनिशिएट ज़रूर हुए थे वीट और राइस से, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे सीड्स जो थे वो इंडिया में लाए गए थे और उनकी भी जो प्रोडक्शन थी वो इवेंचुअली टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही थी। और सेकेंड चार्ट में जैसे हम देखेंगे कि डिफरेंट जो एरियाज हैं उनकी बात की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप एशिया वाले सेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 1960s और 1990s तक जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा आ चुका था। जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत मैनीफोल्ड हुए थे, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुए थे। अगर हम बात करें क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया की तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल, फिर हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश, फिर हमारे पास आता है पंजाब, हरियाणा। तो हमारे जो देश की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। जो वीट की प्रोडक्शन है, वीट हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया था, राइस भी हम जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करने हमने शुरू किए थे। तो वेस्ट बंगाल जो है वो मेनली राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है और जो पंजाब एंड हरियाणा है वो मोस्टली वीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद के पीरियड की हम बात करेंगे यहाँ पर 1981 से लेकर 1992 तक। 1991 में रिफॉर्म्स आने तक जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स थे, जो कॉन्सिक्वेंसीज थे उसके, वो हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहे थे। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि जो टॉप प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ थे वो पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। तो जो उसके बाद का टाइम था उसमें जो शिफ्ट था वो शिफ्ट कर दिया गया था वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ पर, क्योंकि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे देश की नहीं होती है तो उससे हमारा देश ओवरऑल जो ग्रो है वो नहीं कर पाएगा। हमारे देश में जो इम्प्रूवमेंट थी वो अनइक्वल हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो उसे इंक्लूसिव बनाने के लिए हमने बाकी सेक्टर्स पर फोकस करना जो था वो शुरू कर दिया था। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का हुआ था और जिसकी सबसे ज़्यादा हमारे देश को ज़रूरत थी तो वो थी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड हाई यील्ड। जो पॉवर्टी थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में तो वो जो क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस था। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे कि हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पा रहे थे। और इसके साथ ही जुड़ा है नेक्स्ट पार्ट भी जो है इंपोर्ट से रिलेटेड। अब हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी फूड क्रॉप्स की वो भी बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। एक बंदे को जो फूड क्रॉप की अवेलेबिलिटी होती है उसे हम पर क्रॉप अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो भी जो थी हमारे देश में वो बहुत कम हो गई थी। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ओवरऑल हमारी डेमोग्राफी पर भी पड़ते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो कम हो जाते हैं। जो फेमाइन्स हमारे देश में आए थे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, उनकी आने की जो दोबारा पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंजाब का इंडिविजुअल जो ग्राफ है वो बताया गया है और इंडिया एज अ होल का जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारे पंजाब में देखने को मिला था। तो पंजाब ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में। अब इससे जो फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था वो ये था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से उनकी जो इनकम थी वो इंक्रीज हो गई थी। तो इनकम इंक्रीज करने से एक तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो इंक्रीज हो रहा था और उससे एक और बड़ा जो मेजर चीज़ जो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था वो ये था कि वो अपनी जो एक्सेस इनकम थी उसको वापस से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो नए नए इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे थे जो अब मार्केट में अवेलेबल थे। वो बेटर फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर पा रहे थे। वो HYV सीड्स को इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। हमारे जो फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के इंटरडिपेंडेंस के बारे में तो जो इंडस्ट्री थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, तो हम जो मेजरली डिपेंड करते थे वो एग्रीकल्चर पर करते थे। लेकिन एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होने से हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। अब हमें बेटर इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत थी, हमें बेटर सीड्स की ज़रूरत थी। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो इंडिया में इवेंचुअली बननी शुरू हो गई थी। यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप हो रही थी फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, सीड्स की
और ट्रैक्टर्स की। अगर हम बात करें ट्रैक्टर्स की तो 1960s में जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हमारे देश में थे वो सिर्फ 0.3 लाख थे, और जब तक हमारा रिफॉर्म्स का पीरियड आता है 1990, तो आप अगर देखेंगे तो बहुत मैसिव जो चेंज था वो ट्रैक्टर्स के नंबर में हमें देखने को मिला था। वो जो ट्रैक्टर्स का नंबर था वो बढ़कर 20 लाख हो गया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स थे वो हमारे देश में किस तरह से हमें देखने को मिल रहे थे। तो रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया था। जो लोग थे रूरल एरियाज में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी क्योंकि मल्टी क्रॉप पैटर्न हम यूज़ कर रहे थे। तो जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो अब अनएम्प्लॉयड नहीं रहे थे, उनकी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो रही थी। और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी वो भी ग्रो कर रही थी, तो वहाँ पे भी जो लोग थे, जो लेबरर्स थे, उनको जॉब मिल रही थी। तो वो जॉब जब करते हैं तो वो स्किल्ड हो जाते हैं विद टाइम, तो उनसे उनके लिए बेटर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको मिल जाती हैं। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, अब जैसे बहुत बड़ा जो चेंज हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन जो था हमारे देश में लेकर आया था, लेकिन अगर हम उसके कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी थे जो हमारे देश के लिए उतने अच्छे साबित नहीं हुए। अगर उनमें हम बात करें तो एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स उनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो यूज़ था पेस्टिसाइड्स का वो ओवर यूज़ होना इवेंचुअली शुरू हो गया था। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में जो सॉइल क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में मेजरली अब इस वक्त फूड क्रॉप्स ही उगाए जा रहे हैं, वीट एंड राइस मेजरली। तो उससे जो क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो पीछे रह गई। उनकी जो प्रोडक्शन है वो फार्मर्स करना ही नहीं चाहते। उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो जाते हैं, जैसे एमएसपी उनको नहीं मिलती है, उस पर उनको प्रॉपर अभी तक मार्केटिंग फैसिलिटीज़ वैसी नहीं मिली हैं जैसी उनको मिलनी चाहिए। तो इससे जो है जो फार्मर्स हैं वो प्रेफर करते हैं सिर्फ फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना। रीजनल डिस्पैरिटी भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था। जैसे हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स थी इनमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था वर्सेस अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स की, अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या अगर हम बिल्कुल सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट था वो हमें देखने को नहीं मिला था। तो उससे क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटी आ जाती है। जो एरियाज़ में उसका इफेक्ट आया वो एरियाज़ बहुत ग्रो कर गए, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ग्रो कर गया वर्सेस अगर हम बात करें उन स्टेट्स की जहाँ पर उसका उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो पीछे रह गई। इससे रिलेटेड कुछ हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स हो रहा है वो इवेंचुअली हमारे इकोसिस्टम में आने शुरू हो जाते हैं जब हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो वो कंजम्पशन से जो हमारे टॉक्सिसिटी है वो हमारे इकोसिस्टम में आनी शुरू हो गई है। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू ग्राउंड वाटर में भी जाकर मिल रहे हैं। तो हमारे पूरे साइकिल में जो उसका इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे देश में 1991 में बहुत बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे जिसे हम LPG पॉलिसी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद की एग्रीकल्चर की हम इंडिया एज अ होल की अब हम बात करेंगे। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे जो हमें डिपिक्ट कर रहा है GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा वैसे तो इंडिकेटर होता है एक इकोनॉमी के डेवलप होने का। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर इस वक्त ग्रो कर रहा है वो है हमारा सर्विस सेक्टर, जो 59% हमारे GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अपने एक पेस पर ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो हर एक जो क्रॉप है उसमें जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ इंक्रीज ही कर रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंक्रीज है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जो इंक्रीज है वो स्टेगनेंट होता जा रहा है इवेंचुअली। तो 1991 के बाद जो डायनामिज्म था हमारे एग्रीकल्चर में वो कम होना शुरू हो गया था। हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो थोड़ी स्टेगनेंट हो रही थी। जो ग्रोथ रेट था हमारे एग्रीकल्चर में वो स्टेगनेंट हो गया था, वो ना तो उससे ज़्यादा हो रहा था ना तो उससे कम हो रहा था। आप किसी भी अगर यहाँ पर क्रॉप में देखेंगे, राइस है, वीट है, कॉटन है, तो ग्रो ज़रूर हो रहा है लेकिन वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट पर हो रहा है। तो दिसंबर 1992 में अ ड्राफ्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो था वो लाया गया था। तो उसमें डिफरेंट जो
चीज़ें थी उनको पढ़ने की कोशिश की गई थी, उसमें जो रिसर्च थी उसको प्रोडक्शन के साथ लिंक कर कर उसकी स्टडी करने की कोशिश की गई थी। सब्सिडीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई जा रही थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर पाएँ। जो कैपिटल फॉर्मेशन था एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हो रहा था, तो उसके बारे में पता करना, उसके बारे में रिसर्च करने का जो प्रोसेस था वो शुरू करने की बात की गई थी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर में वो क्यों कम हो रहा था। क्योंकि तब जो सरकार का शिफ्ट था, जो उनका फोकस था वो इंडस्ट्री पर होना शुरू हो गया था। 1991 के जो मेजर रिफॉर्म्स आए थे उनका जो मेजर प्रायोरिटी एरिया था वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है और उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है वो बन गया। तो एग्रीकल्चर पर उतना फोकस नहीं दिया जा रहा था, तो इस बात में भी स्टडी करने की कोशिश की गई थी। तो फरवरी में एक रिफॉर्म प्रोसेस जो था अपने लेवल पर एग्रीकल्चर में शुरू हो गया था। तो उसमें जो फार्मर्स थे उनको प्रमोट किया गया था कि वो कंट्री एज अ होल को एक ही देखें, वो पूरी ऑल ओवर कंट्री जो है अपने प्रोडक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करें, वो अपने आप को एक प्रोविंस में रिस्ट्रिक्ट ना करें कि अगर वो प्रोडक्शन अपनी स्टेट में कर रहे हैं तो वो उसे मार्केट भी अपनी स्टेट में ही करेंगे। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया था कि वो ऑल ओवर इंडिया उस चीज़ को मार्केट करने की कोशिश करें, जहाँ पर भी उनको अच्छा प्राइस मिलता है वो वहीं पर उनको बेचने की कोशिश करें। अगर हम ओवरऑल इफेक्ट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हमारे एग्रीकल्चर पर ओवरऑल इफेक्ट्स आए थे तो वो मिक्स्ड थे। एक तरफ तो वो बहुत अच्छे भी थे, जैसे हम सेल्फ सस्टेन हो गए थे, हमारी जो जीडीपी में हमारे जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। हम एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी में एग्रीकल्चर जो था वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे ग्रीन इफेक्ट्स के हमने नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करी है, तो रिफॉर्म्स आने से कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई थी जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए थे जिनके लिए हम आज तक उन चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो राइस प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला जो वाटर है उसने हमारे ग्राउंड टेबल का जो वाटर है उसको बहुत इफ़ेक्ट किया है। जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, उससे हमारे स्कैरसिटी हो रही है। पंजाब के कुछ जो एरियाज़ हैं वो एरिड होते जा रहे हैं। तो इसके अगर हम रिफॉर्म्स के आउटपुट की बात करें तो हमारे मिक्स्ड जो थे वो आउटपुट्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड की बात करें तो उसके जो ट्रेंड्स जो हमें देखने को मिले थे उसमें जो सबसे बड़ी एक जो इम्प्रूवमेंट हुई थी वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड हुई थी। जो प्रोडक्शन हमारे फार्म्स में हो रही थी उसको एज अ प्रोसेस करके उसको फूड को हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे थे। जो एक्सपोर्ट था वो फोकस बन गया था। आज भी हम इंडिया से बहुत जो फूड ग्रेन्स हैं, बहुत सारी जो आइटम्स हैं वो हम अब हमारे इंडिया से प्रोसेस कर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स की तरफ। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर की तो उसके बारे में भी जो अवेयरनेस है वो हमारे देश में दी गई थी। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी वो डिफरेंट स्टेट्स में इस्टेब्लिश की गई थी। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉन्टीन्यूस लेवल पर रिसर्च करती रहती हैं, नए नए साइंटिफिक तरीके ढूंढती हैं जिससे फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसे हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो उससे क्या होता है कि वो डिफरेंट उनको आइडियाज़ देती हैं कि वो ये क्रॉप भी उगा सकती हैं। जैसे हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ गया है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश में ही जो पैदा है वो किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर हमारे देश में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर हम उस पर एक साइंटिफिक तरीके से काम करें, अगर फार्मर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए और अगर उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए कि कैसे वो साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको नई जो सीड्स की वैरायटी हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर दोनों हमारे देश में बहुत ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर जो एग्रीकल्चर पर किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है वीट प्रोडक्शन में। जो उसकी वीट है वो बहुत एक्सपोर्ट होती है जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। तो मध्य प्रदेश जो है वो फोकस कर रहा है अपना जो एग्रीकल्चर की एक्सपेंडिचर पर।
तो ये सब डिस्कस करने के बाद अगर हम आते हैं प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, जो इंडियन एग्रीकल्चर में आज के टाइम पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं, तो आइए हम उनके डिटेल में अभी बात करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो फार्मर्स के पास बहुत छोटी हैं। तो छोटी लैंड होल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो ये हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम वहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी को ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और उन फार्मर्स के पास इतने इंसेंटिव्स नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता, उनकी इतनी प्रोडक्शन से जो उनकी इनकम होती है वो इतनी नहीं होती कि वो हर नई टेक्नोलॉजी को अपना सके। उसके बाद जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन में जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है, तो वो जो इरोजन है वो कई एरियाज़ में हम देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे बिहार में हर साल हम फ्लड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनकी जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो फ्लड्स के थ्रू जो है वो इरोड हो जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अभी तक हमारे देश में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज भी जो फार्मर्स हैं वो अपने ही स्टेट में जो अपना प्रोड्यूस है वो बेचने को प्रेफर करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं। जो उनकी प्रोड्यूस है अगर उनको दूसरे स्टेट में बेचना हो तो उनको वहाँ तक उसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू लेकर जाना पड़ेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो फार्मर्स कवर नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। और उसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट है वो एज अ होल कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। वो जो फार्मर्स हैं वो अपने ही स्टेट में जो हमारे अपने क्रॉप्स हैं वो बेच रहे हैं। तो जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं वो उतनी अच्छी हमारे देश में अब तक नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब MSP पर भी जो सरकार है, जब वो फार्मर्स से जो क्रॉप्स है वो ले लेती है, वो कितनी देर ग्रेन मार्केट्स में पड़े ही सड़ जाते हैं। जो प्रॉपर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है। फार्मर्स के पास पर्सनल स्टोरेज फैसिलिटीज़ तो बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर हम सरकार की भी बात करें तो उनके पास भी इतनी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जिससे हमारे बफर स्टॉक पर बहुत असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो चार्ट है ये हमें दिखा रहा है हमारे 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो 1960s के आसपास आते हुए जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया है कि तब हमारे देश में ड्रॉट्स जो थे वो हमने एक्सपीरियंस किए थे। उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज़ आया तब हमारे देश में का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ था। उसके बाद 1990s के रिफॉर्म के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट होनी शुरू हो गई थी। बीच में कुछ ऐसा फेज़ आया था जब दोबारा से हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने शुरू की, अपनी सपोर्ट देनी शुरू की, सब्सिडीज़ लाई गई, जिससे फिर हमारी जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल पेस पर आनी शुरू हो गई है। तो अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स की भी बात करें तो जूट, ऑयल सीड, शुगर केन बहुत वाइडर स्केल पर हमारे देश में उगाए जाते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो शुगर केन का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो हमारे देश में यूपी हो जाता है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये हमारे एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं। और ये जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज रॉ मटेरियल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो देती हैं। जैसे ऑयल सीड्स जो हैं वो इवेंचुअली प्रोसेसिंग होकर उनका जो ऑयल है वो हम अपने घरों में हाउस होल्ड यूज़ में यूज़ करते हैं। अब अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, एवरेज प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये 2013 का डाटा जो है ये हमारे पास है। और अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि अभी भी जो इंडिया है वो प्रोडक्टिविटी के मामले में कितनी पीछे है। हालांकि अगर हम बड़े देशों की बात करें, अगर हम डेवलप देशों की बात करें जैसे USA है या UK है, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू GDP है वो सिर्फ 1 या 2% होता है। वर्सेस अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट में भी इंडिया का 14% जो GDP कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप USA का देखेंगे तो वो थाउजेंड्स में है, वर्सेस अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया का तो वो सिर्फ हंड्रेड्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी जो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और इंडिया को अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। बहुत सारे हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारी सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, और फार्मर्स को अपने लेवल पर भी
बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि हम जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको और भी इम्प्रूव कर पाएँ। अब हम बात करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 10 इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं, अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट की गई थी 2016 में। तो इसमें क्या था कि जो मंडीज़ हैं हमारी, जहाँ पर फार्मर्स जाकर अपना क्रॉप बेचते हैं, उन सबको डिजिटलाइज किया गया था, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया था ताकि फार्मर्स को पता चल सके कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो मंडीज़ हैं, वहाँ पर क्या प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है और वो वहाँ पर जाकर जहाँ भी उनका मन करे, जहाँ पर भी उनको प्राइस अप्रोप्रिएट लगे, वो वहाँ पर जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2014-15 के अंदर। तो इसमें जो फोकस है वो प्रॉपर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उन पर दिया गया है और जो सॉइल मैनेजमेंट है उस पर भी फोकस किया गया है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो कभी भी ख़राब ना हो, जो सस्टेनेबिलिटी है हमारी एग्रीकल्चर की, आने वाली पीढ़ियों तक भी जो हमारी एग्रीकल्चर सॉइल है वो इतनी अच्छी रहे कि जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो कम ना हो बल्कि वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव ही होता रहे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो थी ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2006 में। तो इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया गया था। एक तो फोकस किया गया था वाटर कंजर्वेशन पर कि जो पानी हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यूज़ हो, हम एक्सेसिव यूज़ ना करें उसका। और जो सेकंड था वो था कि अवेलेबिलिटी जो है इरिगेशन की वो मैक्सिमम हो सके, हर खेत को पानी मिल सके। जो इसकी जो टैग लाइन है जो यूज़ की जाती है वो है हर खेत को पानी, कि जो एरियाज़ में पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है वहाँ पर भी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास परंपरागत कृषि विकास योजना। ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2015 में। तो इसका जो मेन फोकस था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। तो फार्मर्स को बोला गया था कि वो अपने ग्रुप्स बनाएं और उन ग्रुप्स में वो कोशिश करें ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की अपने खेतों में। तो इसकी अगर हम एम की बात करें तो इसका एम ये था कि जो 5 लाख एकड़ जो लैंड है वो इसके अंडर लाई जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका जो मेन फोकस हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में या फिर कोई ऐसी अनहोनी में अगर हमारी जो क्रॉप है फार्मर्स की अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसकी जो इंश्योरेंस कवरेज है वो सरकार करती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी है वो है हमारे देश के लिए, क्योंकि हर साल जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो हम देखते हैं कि कितना डैमेज जो है वो हमारी क्रॉप्स को करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामीण भंडारण योजना 2001। तो ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट की गई है स्टोरेज फैसिलिटीज़ की जो कमी हमारे देश में है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ से के रिलेटेड फार्मर्स को यहाँ पे अवेयर किया जाता है, उनके लिए साइंटिफिक जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं ताकि जो उनकी प्रोड्यूस है वो वेस्ट ना हो। तो क्वालिटी कंट्रोल जैसे उनको बताया जाता है कि आप ऐसी क्वालिटी की अगर फसल उगाएंगे तो वो एक्सपोर्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो इस पॉलिसी के अंडर प्रमोट की जाती हैं। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी 2005 और 6 में। जैसे एग्रीकल्चर की जो अलाइड सेक्टर्स हैं उन पर भी फोकस करना जो है वो सरकार का बहुत बड़ा पर्पस होता है। तो लाइफ स्टॉक जो कैटल्स की डेथ हो जाती है किसी बीमारी के तहत या किसी नेचुरल कैलेमिटी के तहत, तो उसके भी जो कवरेज है वो सरकार करती है और उनको उसके तहत इंश्योरेंस जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है। किसान क्रेडिट कार्ड जो 1998 में इशू किए गए थे, 1998 में ये जो स्कीम है वो लाई गई थी, इसको नाबार्ड ने इम्प्लीमेंट किया था और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे वो क्रेडिट फैसिलिटी जो थी, क्रेडिट कार्ड्स जो थे वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसमें जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस थी वो भी कवर की जाती थी। 50,000 रुपीज़ का उनको इंसेंटिव दिया जाता था अगर कोई हेल्थ रिलेटेड उनको इशू हो जाता है। नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन 1992 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें जो फिशरमैन थे उनके जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं उन पर फोकस किया गया था कि वो अच्छे कंडीशंस में काम करें, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, उसके लिए ट्यूबवेल्स लगाए गए थे। तो उनका भी जो है हमारे देश में उनका भी ध्यान रखा गया है। फिशिंग भी जो है वो एग्रीकल्चर की अलाइड सर्विसेज सेक्टर्स में आ जाती है। माइक्रो इरिगेशन फंड 2015, ये जो फंड है ये बनाया गया था नाबार्ड के अंदर और इस फंड के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको कंसेशनल रेट्स पर जो हैं वो फंड्स दिए गए थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो क्रॉप्ड रीजन के अंडर लेकर आ सके। और इस फंड के लिए 5,000 करोड़ जो थे वो सरकार ने दिए थे और डिफरेंट स्टेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
So thank you friends. Thank you so much for watching.